नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम इतिहास हिस्ट्री पेपर 2 नेट JRF के लिए दिसंबर 2023 टारगेट है। ये हमारा 2023 तक हमारी है रिवीजन, और जो टॉपिक वाइज है, यूनिट वाइज हम अध्ययन करेंगे। और इस सेशन को हम शुरू करते हैं। ये जो क्लास आज हमारी रहेगी प्राचीन भारत का इतिहास, ये हम अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य, कोई सबूत नहीं मिला, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्या बताया जा रहा है यहाँ कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो उसे कहा जाता है जिस काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला, कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं मिला जिसमें हम कह सकते कि ये चीज़ है जो उस टाइम काल की है जो हमें मिली है। कोई ऐसा सबूत नहीं, एविडेंस नहीं मिला, तो उस इतिहास को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं, एक ऐसा प्राग ऐतिहासिक काल में तो हमें कुछ मिला ही नहीं है लिखित साक्ष्य, परंतु कुछ हमें लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं। लिपि के साक्ष्य तो मिल गए, एविडेंस सबूत तो मिल गए, जैसे भी ये लिपि है, परंतु जिसको पढ़ा नहीं गया, जिस लिपि को पढ़ा नहीं गया, अपठ्य है, अपठित है, तो उसे क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। उनका कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि हाँ ये जो लिपि जरूर है, परंतु ये नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है, कै ख अंग्रेजी का अक्षर है, क्या इसका अर्थ है, तो वो क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई हमें साक्ष्य है, लिखित एविडेंस नहीं मिला, तो वो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकाला जा सकता, उसका मतलब ही नहीं निकाला जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जब से लिखित विवरण मिलते हैं, जब से हमें लिखित विवरण मिला है कि हाँ ये हड़प्पा सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता है, ये मानव के अवशेष इसमें मिले हैं, ये लिपि है, इस लिपि में ये लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ मिला है इसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो क्या होगा? जिसमें हमें प्रॉपर रूप से लिखित विवरण मिलता है कि हाँ ये मानव है, ये आदि मानव है, ये ऐसे कोई साक्ष्य मिले या ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो उससे हमें अर्थ निकाल सकते हैं, तो वो है ऐतिहासिक काल। एक बार रिवीजन और करते हैं, रिपीट, कि ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है। आद्य ऐतिहासिक काल में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, परंतु लिपि मिली है, तो वह है आद्य ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल में जिसमें कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला, कुछ सबूत ही नहीं मिले, तो वो है प्राग ऐतिहासिक काल। उम्मीद है कि आपको ये प्राग ऐतिहासिक काल में है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसके अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, आहार संस्कृति, जारवी संस्कृति भी आती है। इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता में कौन कौन सी सभ्यता है? आहार सभ्यता और जारवी ताम्र सभ्यता, ये किसके अंतर्गत आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमारा नेट JRF के लिए कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक काल सभ्यता आती है। कथन दूसरा इसमें बन जाएगा हमारा कि इस काल के अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक काल और पाषाणकालीन जो
सभ्यता है, इसके अंतर्गत सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता आती है और ताम्र सभ्यता इसमें नहीं आती। तो हमारा रोम हो जाएगा खत्म टू। परंतु जो है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता का आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो पाषाण कालीन सभ्यता किस ऐतिहासिक काल है, जो इतिहास है उसके अंतर्गत आती है, वो आती है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता, हार संस्कृति, जारवे संस्कृति किसके अंतर्गत आती है? आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। जैसे पाषाण कालीन सभ्यता मिली है, पाषाण कालीन सभ्यता है, क्या उसके हमें कुछ लिखित साक्ष्य मिले हैं? लिखित साक्ष्य नहीं मिले तो वो कौन से हो गया? जिसका हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, जिसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता, तो वो कौन सी है? वो है आज ऐतिहासिक काल। कौन सी? आज ऐतिहासिक काल, जिसमें है ताम्र सभ्यता। ताम्र सभ्यता में हमें ऐसे लिखित साक्ष्य मिले परंतु उसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता। और सिंधु घाटी सभ्यता भी थी जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु उसका अर्थ नहीं निकाला गया। और फिर हार संस्कृति और जारवे संस्कृति, ये हमारी सभ्यता है किसके अंतर्गत आती है? जबकि आधे ऐतिहासिक काल के। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा कि जो पाषाण कालीन सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा, वन लाइनर बनेगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता में हार संस्कृति और जारवे संस्कृति है, वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। कैसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो ये हमारा यहाँ से पॉइंट है वो क्लियर होता है। जबकि छठी शताब्दी जो महाजन पद, जो लौह पाषाण कालीन आता है, जिसमें छठी शताब्दी के आसपास के इतिहास को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तीन क्वेश्चन यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, आधे ऐतिहासिक काल जिसमें हमें कुछ लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता, जिसमें प्रॉपर रूप से लिखित साक्ष्य मिले हैं, वो है ऐतिहासिक काल। इससे यहाँ से सभ्यता से पूछा जा सकता है। तो आज ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन इतिहास, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन इतिहास जो पाषाण कालीन है, पाषाण कालीन वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है प्राग ऐतिहासिक काल। किसके अंतर्गत? प्राग ऐतिहासिक काल। किसके अंतर्गत? प्राग ऐतिहासिक काल। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता है और ताम्र सभ्यता, जिसमें से आर्य संस्कृति, जारवे संस्कृति किसके अंतर्गत आती है? आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। जबकि हमारा जो है छठी शताब्दी जो लोह युग का आयरन युग माना जाता है, छठी शताब्दी के अंतर्गत वो किसके आता है? ऐतिहासिक काल। तो इसका मतलब है कि हमें लिखित साक्ष्य के साथ साथ उसका अर्थ भी निकाला गया है, तो वह है छठी शताब्दी ऐतिहासिक काल। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसके अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, नंबर 1, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें पाषाण कालीन सभ्यता का वर्णन मिलता है, नंबर 2 सही। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का जो अनुसंधान रिसर्च है वो कब शुरू हुई थी? 1863 में। तीनों स्टेटमेंट हमारी ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण, पाषाण है निर्मित उपकरणों के, जो पाषाण जो पत्र का थे, पाषाण पत्र है, ये क्या उपकरण अधिक होने के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति के 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। जो पाषाण जो उपकरण थे वो ज़्यादा होने के कारण, क्या होने के कारण? अधिक होने के कारण इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पाषाण युग कालीन है, इसका अध्ययन हम किस में आता है? प्राग ऐतिहासिक काल में, क्योंकि हमें कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला, कुछ ऐसा
अर्थ नहीं निकाल सकते इस संस्कृति के बारे में। दूसरा बनेगा क्वेश्चन हमारा कि इसका हम लिखित साक्ष्य नहीं मिला। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का जो अनुसंधान है, रिसर्च है, ये कब प्रारंभ हुआ? वो हुआ था 1863 में। कब हुआ था? 1863 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से बन सकता है कि पाषाणकालीन सभ्यता को पाषाणकालीन युगीन संस्कृति को हम 3 चरणों में विभाजित करते हैं। नंबर, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर, उपकरणों की भिन्नता अलग अलग के आधार पर पुराना पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट, अधिक उपकरण होने के कारण पाषाण काल को 3 चरणों में, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, कौन से उपकरण है? हस्त कुठार, खंडक और विदरणी। ये क्या है? पूरा पाषाण काल के उपकरण थे। मध्य पूरा पाषाण काल, फलक उपकरण और उच्च पूरा पाषाण काल में दक्षिणी एवं खुर्सनी उपकरण आ गए थे। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में चॉपर और चॉपिंग पेबुल संस्कृति उपकरण प्राप्त हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि पूर्व पाषाण काल के बारे में जो भी क्वेश्चन बनेगा, पूर्व पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। क्वेश्चन यहाँ से बन गया। इसमें कौन सी आ जाएगी? पूर्व पाषाण काल आ गया प्राग ऐतिहासिक काल में, और इसमें भारत में खोज होती है इसकी, भारत में इसकी खोज होती है, वो होती है भारत में 1863 में इसकी रिसर्च होती है। और पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? उपकरण अधिक होने का 3, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल में कौन से है? क्रोड उपकरण थे, और जबकि मध्य पाषाण काल में कौन से है? फलक और उपकरण है। उच्च पूरा पाषाण काल में क्या है? दक्षिणी और खुर्सनी उपकरण है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हमारा, सर्वप्रथम पंजाब की सोन नदी कहाँ है? पंजाब में है, और ये घाटी कहाँ है? पाकिस्तान से चॉपर और चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण हमें मिले हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, चॉपर और चॉपिंग कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो है सोन नदी घाटी पाकिस्तान से, सोन नदी घाटी पाकिस्तान और पंजाब में। चॉपर और चॉपिंग कहाँ मिले थे? पंजाब की सोन नदी घाटी में मिले हैं। जबकि सर्वप्रथम मद्रास के समीप हमें बदमुद्रिता अत्रिमपक्कम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण मिले हैं। हमें जो चॉपर और चॉपिंग मिले वो पंजाब की सोन नदी घाटी से मिले हैं, जबकि एंडेक्स है वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले एंडेक्स हमें मद्रास के समीप है। मद्रास के समीप कौन सी जगह? मदुरई और अतिरमपक्कम से हमें एंडेक्स संस्कृति के उपकरण हैं वो हमें मिले हैं। एंडेक्स संस्कृति के उपकरण वो हमें मिले हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण कलिवर, स्क्रैपर आदि। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है, जो फुट है, ये क्या थे? वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे हमारे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला इंडेक्स प्राप्त किया था। तो यह हमारा क्वेश्चन था, चॉपर और चॉपिंग पेबल संस्कृति जो पाषाणकालीन जो है, पूरा पाषाणकालीन है, उसके हमें जो एविडेंस है, साक्ष्य है, उसमें से हमें चॉपर और चॉपिंग मिला है। ये संस्कृति किसके उपकरण है? ये है पेबुल संस्कृति के उपकरण हमें चॉपर चॉपिंग कहाँ मिले? सोन नदी घाटी पाकिस्तान से मिले हैं। जबकि हमें
इंडेक्स संस्कृति के एविडेंस मद्रास के समीप है, जो अतिरम पक्कम और मदुरई है, यहाँ से हमें मिले हैं। इसमें से हमें कलिवर और जो स्क्रैपर आदि भी हमें एविडेंस है वो मिले हैं। फिर है रॉबर्ट ब्रूस वुड, जो एक 1863 ईस्वी में इनको मद्रास के पास कौन सा स्थान है, पलोरम नामक स्थान से इंडेक्स प्राप्त हुआ था। वो मद्रास से वो मिला था, किसको मिला 1863 में, और किसको, रॉबर्ट ब्रूस वुड को मिला था। और उनके मित्र किनके मित्र हैं, रॉबर्ट के जो मित्र है विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूरा पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। जो अतिरम पक्कम से जो एविडेंस मिले वो विलियम किंग थे, जबकि जो मद्रास के पलोरम नामक स्थान से इंडेक्स प्राप्त हुआ था पहला, वो मिला था रॉबर्ट ब्रूस वुड को मिला था। चॉपर और शॉपिंग जो हमें कहाँ मिले थे, सोन नदी घाटी से मिले थे। 1935 ईस्वी में, कब की बात है, इंपॉर्टेंट है, 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। 1935 ईस्वी में किसके दल में डी टेरा के दल के नेतृत्व में कौन सा अभियान था, एल कैम्ब्रिज अभियान था। और कौन सी घाटी थी, सोन नदी घाटी में अनुसंधान किए थे। बेलन घाटी, कौन सी घाटी है, बेलन घाटी। और ये कौन सी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया था। क्वेश्चन बन सकता है 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में सोन नदी घाटी में अनुसंधान किया गया था। और कौन सा दल था, एल कैम्ब्रियन अभियान दल था। दूसरा बन सकता है बेलन घाटी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में ये पूरा क्या जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया। दोनों क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे यहाँ से बन जाएगा हमारा क्वेश्चन 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में बेलन घाटी का अनुसंधान किया गया था। क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि 1935 में तो डी टेरा के नेतृत्व में सोन घाटी का नेतृत्व है, रिसर्च है वो किया गया था। कौन सी घाटी थी, सोन घाटी। दूसरा बना देगा यहाँ से बेलन घाटी है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किस डी टेरा के द्वारा नहीं, जी.आर. के द्वारा है वो अनुसंधान किया गया था। ऐसे हमारे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। यहाँ से पूर्व पाषाण काल से संबंधित 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए। क्वेश्चन बन जाएगा कि पूरा पाषाण काल से संबंधित कितने स्थल है प्राप्त हुए, 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए। तो यहाँ से हमारा पूरा पाषाण काल को हमने पाषाण कालीन सभ्यता को 3 भागों में विभाजन किया गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल और जो है हमने इसके एविडेंस जो मिले हैं वो हमें सोन घाटी से मिला है, बेलन घाटी से मिला है, ये हमने भी डिस्कशन कर चुके हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा भी मिली है। कौन सा स्थान है जी, पूरा पाषाण काल से संबंधित कितने स्थल प्राप्त हुए थे, 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त बेलन के जो उपकरण के अलावा हमें क्या है, कौन सी घाटी, बेलन घाटी का कौन सा क्षेत्र नाला है, वह लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की जो पूरा पाषाण काल की है, पूरा पाषाण काल की जो अस्थि है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा हड्डी से बनी हुई क्या एक मातृ देवी की एक प्रतिमा है मिली है, जो किस संग्रहालय में सुरक्षित है, वह संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। क्वेश्चन बन जाएगा हमारा यहाँ से कि उपकरण जो पूरा पाषाण काल में के अतिरिक्त जो उपकरणों के अतिरिक्त है, हमें सोन घाटी से लोहंदा क्षेत्र से हमें क्या मिली है, एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो किस संग्रहालय में, संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में। तो क्या हो जाएगा, बेलन घाटी है ना कि सोन घाटी। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है।
फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, फलक संस्कृति पूरा पाषाण काल को कहा जाता है या नव पाषाण काल को कहा जाता है? मध्य पूरा पाषाण काल को, मध्य पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हमने अध्ययन कर चुके हैं कौन कौन से हमें जो एविडेंस है वो मिले हैं। जैसे बात करें पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में जो उपकरण हमें मिले थे वो मिले थे क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं विदरानी। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण, उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणीय और खुरसनी उपकरण। जो चॉपर और चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण हैं हमें कहाँ मिले हैं? सोन नदी से मिले हैं। जो एंडेक्स संस्कृति के हैं वो मदुरई और अतिरम पक्कम से मिले हैं। इसके अतिरिक्त 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पोलवरम नामक स्थान से पहला इंडेक्स प्राप्त किया था। किसने किया? यह भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनेगा कि विलियम किंग थे जिन्होंने अतिरम पक्कम से भी पूरा पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। 1935 में डी टेरा ने कैम्ब्रिज अभियानिस ने सोन घाटी में अनुसंधान किया। बेलन घाटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR के निर्देशन में अनुसंधान किया गया था। पूरा पाषाण काल से संबंधित कितने स्थल मिले हैं? 44 पूरा स्थल मिले हैं। वेलन की लहोंदा से हमें आइडिया की एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो किस संग्रहालय में? संपत्ति कौशाम्बी संग्रहालय में। ये थे हमारा पूरा पाषाण काल से। अब है फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति भी कहा जाता है। उपकरणों का निर्माण है क्वार्टरजाइट पत्थरों से भी किया गया था। उपकरणों का जो निर्माण है किससे किया गया था? क्वार्टरजाइट पत्थरों से भी किया गया था। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। पूरा पाषाण काल है उन मानव का जीवन क्या था? पूर्णतः प्राकृतिक था। इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि जो पूर्व पाषाणकालीन मानव जीवन का आंशिक प्राकृतिक था, जीवन नहीं क्या था? पूर्ण था। ये प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते थे। पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में हमने एविडेंस के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम करते हैं उनका जीवन में क्या है? ये किस पर निर्भर थे? पूर्णतः प्राकृतिक था। क्या थे? शिकारी थे। भोजन मांस और कंदमूल अथवा के द्वारा अपना भोजन वो प्राप्त करते थे। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण कच्चा मांस खाते थे। क्या पूरा पाषाण काल में अग्नि थी? नहीं थी। अग्नि से वंचित थे तो कैसा होगा मांस? कच्चा मांस। तो क्वेश्चन बन सकता है पूरा पाषाण के बारे में कौन सा कथन है वो सही है? तो मानव का जीवन क्या था? पूर्णता था। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 किस पर निर्भर थे? शिकार पर। और भोजन क्या था उनका? मांस और कंदमूल। तीसरा पॉइंट बनेगा यहाँ से अग्नि के प्रयोग से परिचित थे? नहीं थे। क्या नहीं थे? अपरिचित थे। और अग्नि के प्रयोग से परिचित थे और क्या पका हुआ मांस खाते थे? नहीं। क्या खाते थे? कच्चा हुआ मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी, पूरा पाषाण काल का जो युग का मानव शिकारी है, मानव शिकारी नंबर 4 पॉइंट वो क्या था? खाद्य संग्राहक था। क्या था? खाद्य संग्राहक था। इस काल के पूरा पाषाण काल के मानव के पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। नंबर 5 पॉइंट। नंबर 5 पॉइंट बन गया। पहला पॉइंट हमारा पूरा पाषाण काल किस पर निर्भर है? पूर्णतः प्राकृतिक पर जीवन पर था। शिकार करना और भोजन करना और कंदमूल करना, ये दूसरा पॉइंट है यहाँ से। नंबर 3 पॉइंट हमारा है कि अग्नि से अपरिचित था और कच्चा मांस खाता था। नंबर 4 है कि खाद्य शिकारी था और क्या मानव क्या था? शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। फिर पॉइंट बनेगा हमारा इसमें पशुपालन और कृषि का ज्ञान है वो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये हमारे पूरा पाषाण काल जो सभ्यता है इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। मध्य पाषाण के विषय के बारे में जानकारी
तो मध्य पाषाण काल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में हमने अध्ययन किया। पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने अध्ययन किया था कि पाषाणकालीन सभ्यता है ये किस इतिहास के अंतर्गत आती है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, ये हमने देखा था। फिर प्राग ऐतिहासिक काल है के अंतर्गत कौन सी घाटी आती है? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है वो पाषाणकालीन सभ्यता आती है। कौन सी आती है? पाषाणकालीन सभ्यता आती है। पाषाणकालीन सभ्यता थी। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब हुआ था? 1863 में हुआ था। उपकरण अधिक होने के कारण पाषाणकालीन सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? 3 मुख्य चरणों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर है उपकरणों की भिन्नता के आधार पर, अलग अलग भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल के जो उपकरण है वो क्या थे? वो थे अस्त, कुठार और खंडक और विदारणी। मध्य पाषाण है इसके उपकरण थे फलक और उपकरण। उच्च पूरा पाषाण के ये है वो है उपकरण तक्षणी और खुरचनी। सबसे पहले जो हमें चॉपर और चॉपिंग पेबल संस्कृति के जो उपकरण हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं जी? वो मिले हैं सोन नदी घाटी से मिले हैं। फिर इंडेक्स मिला है हमें बद, मदुरई और अतिरमपाक्कम से मिला है। सबसे पहले हमें रॉबर्ट ब्रूस वुड जो पुरातात्विद और वैज्ञानिक थे, उन्होंने इंडेक्स का प्रयोग है वो खोजा है। वो कहाँ प्राप्त किया था? पोलवरम से किया था। कब किया था? 1863 में किया था। उनके मित्र ने भी है, किंग ने भी अतिरमपाक्कम से भी है इस सभ्यता के पूरा पाषाण के काल के हैं हमें एविडेंस खोज निकाले थे। 1935 में डी टेरा के निर्देशन में सोन घाटी का अनुसंधान किया गया था, जो कि GR के अनुसार इलाहाबाद का अनुसंधान है उसका रिसर्च निर्देशन के अनुसार किया गया था। पूरा पाषाण काल से 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। बेलन के लौंदा नाला क्षेत्र से हमें जो पूरा पाषाण काल की है वो हमें एविडेंस है वो मिले थे, जिसमें एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, वो अस्थि से बनी हुई थी और किस संग्रहालय में? कौशाम्बी है संग्रहालय में सुरक्षित है। फलक आदि का होने कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल है इसमें जो पूरा पाषाण काल है इसमें जो हमें है मानव का जीवन है पूर्णतः प्राकृतिक था। शिकारी था, भोजन मांस और कंदमूल करता था, अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था, अपरिचित था। पूरा पाषाण काल में कच्चा मांस खाता था, युग कैसा था? शिकारी करना और खाद्य संग्रह था। और मध्य पाषाण काल के विषय के बारे में जानकारी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय के बारे में जानकारी सर्वप्रथम 1867 और 68 में हुई थी। सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे का जो पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले तो कौन सा काल था? कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक जिसमें हमें साक्ष्य तो मिला परंतु उसको पढ़ा ही नहीं गया तो वो था आद्य। जिसमें लिखित साक्ष्य मिला जिसका अर्थ भी निकाला गया वो कौन सा था? इतिहास। फिर हम देखते हैं कि पत्थर या जो इसके उपकरण के आधार पे जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को पत्थर आधुनिकता होने के कारण जो है इसको 3 भागों में बांटा था। फिर हम अध्ययन करेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के विषय के बारे में जानकारी सर्वप्रथम है वो किसने दी थी? तो मध्य पाषाण काल के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, की पॉइंट हमें ध्यान रखना है। मध्य पाषाण काल के बारे में जो जानकारी है कब मिलती है? 1868 में हुई थी। और जब आर्कीवॉल्ड कोलाइल ने विंध्य क्षेत्र से
सेल चित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाली। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्या बन सकता है? नंबर वन, जो आज का जो नंबर वन क्वेश्चन है हमारा मध्य पाषाण काल में, वो इसके बारे में जानकारी कब दी गई थी? स्टेटमेंट आ सकती है मध्य पाषाण काल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो मध्य पाषाण काल के बारे में जो जानकारी है वो 1867-68 ईस्वी में किसके द्वारा ये दी गई थी? जब आर्कीबोल्ड कोलाइल ने विंध्य क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? विंध्य क्षेत्र से सेल चित्र है वो खोज निकाले थे। नंबर वन स्टेटमेंट यहाँ से कंप्लीट हुई है कथन वन की। और दूसरे है मध्य पाषाण के विशिष्ट औजार जो क्या थे? सूक्ष्म, मतलब छोटे छोटे पाषाण कौन से थे? पत्थर के या छोटे औजार थे। पाषाण क्या है? पत्थर के छोटे छोटे औजार को क्या कहेंगे? सूक्ष्म औजार। और सूक्ष्म औजार हमें कहाँ मिलते हैं? मध्य पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल के औजार कैसे थे? बड़े पत्थर थे, शुरुआत में थे, शुरुआती दौर था, तो पत्थर कैसे होंगे? बड़े हुए। धीरे धीरे जैसे मध्य पाषाण काल आया तो उसमें हमारे औजार क्या हो गए थे? वो हो गए थे छोटे छोटे औजारों का उपयोग है मानव करने लगा था। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट यहाँ से बना है वो बना है जी कि जो मध्य पाषाण के बारे में जानकारी है वो हमें कब मिलती है? 1867-68 में मिलती है। कौन सा क्षेत्र है? विंध्य क्षेत्र है। कौन सा है? विंध्य क्षेत्र है। किसके द्वारा? आर्कीबोल्ड ने। कौन से पेंटिंग चित्र निकाले थे? सेल चित्र। मध्य पाषाण काल के औजार के थे कैसे थे? सूक्ष्म औजार थे। किनके बने हुए थे? पत्थर के या बड़े या छोटे औजार भी थे। बड़े भी बहुत छोटे, सॉरी बड़े नहीं थे, बहुत छोटे औजारों का उपयोग किया जा रहा था। मानव अस्थि पंजर, मानव अस्थि है हड्डी पंजर जो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट मध्य पाषाण काल से जो हमें क्या मिला है? रॉक पेंटिंग, सेल चित्र के जो उपकरण है वो सेल चित्र है वो हमें कब दिखाई दिए? 1867-68 में दिया गया था। दूसरा हमारा मानव अस्थि पंजर जो है ये कौन से काल में मिला था? नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में? तो हमारा आंसर आ जाएगा जी किसमें? मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। गुजरात में स्थित कौन सी लोकेशन साइट? तो वो एक क्वेश्चन हमारा, दो क्वेश्चन हमारे साइड लोकेशन से भी बन सकते हैं, इसलिए लोकेशन है वो हमें पूरे फैक्ट के तौर पे हमें इनको याद करना है। तो लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। गुजरात में जो सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है वो कौन सा है? लंगनाज है। यहाँ से लघु पाषाण कालों के जो उपकरण है, पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ से क्या क्वेश्चन है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में जो 1867-68 ईस्वी में सेल चित्र हमें मिले थे किसके द्वारा? आर्कीबोल्ड ने। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ से है कि औजार कैसे थे मध्य पाषाण काल में? वो छोटे छोटे औजार थे। और जो हमें मध्य पाषाण काल में जो मानव अस्थि पंजर है वो सर्वप्रथम मिला वो मध्य पाषाण काल में। गुजरात की क्वेश्चन बन सकता है लंगनाथ जो साइड है वो कहाँ है? राजस्थान या गुजरात? तो हमारा आंसर आएगा जी गुजरात में। और कौन से स्थल मिले हैं? जो गुजरात में जो मध्य पाषाण काल के भी स्थल है वो मिले हैं। लघु छोटे छोटे औजार के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां मिली है। यहाँ से क्या मिली है? यहाँ से गुजरात में एक लोकेशन है हमारी लंगनाज है, इसमें हमें हड्डियां मिली है, कब्रिस्तान मिला है, कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। वाह, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमारा 14 मानव कंकाल मिले हैं। लोकेशन कहाँ है? गुजरात में लंगनाज। और कौन से पाषाण काल से? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाणकालीन मेहद्या प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण वो प्राप्त हुए हैं। क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है हमारा 14 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? 14 जो मानव कंकाल मिले थे वो कहाँ मिले थे? गुजरात में एक लोकेशन है लंगनाज। जो हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए वो मेहदा लोकेशन है वो मध्य के पाषाणकालीन से कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। लंगनाज कहाँ है? वो है गुजरात में। दोनों ही स्थल है किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जी आर शर्मा ने
इंपॉर्टेंट है। जी आर शर्मा ने मेहदा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट बन सकती है, क्या बन सकती है हमारी यहाँ से कि नंबर कौन सा कथन सही है। मध्य पाषाण कालीन में मेहदा है जो बिहार से अड्डी व सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या बिहार से मिले? नहीं, तो स्टेटमेंट हमारी गलत हो सकती है। सही स्टेटमेंट क्या होगी? वो होगी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। मध्यकालीन जो मेहदा, नंबर 2 स्टेटमेंट है जी आर शर्मा ने मेहदा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। यहाँ क्या बोल देगा? 2 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, तो ये भी स्टेटमेंट ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमारा। तो 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। जो मेहदा है जो झील क्षेत्र, बुच्चड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा हुआ था। जो ये 3 क्षेत्र है, जो 3 लोकेशन है, इनको जी आर शर्मा ने 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। इसमें से झील है, बुच्चड़खाना है और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा हुआ था। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो मध्य पाषाण कालीन के बारे में कौन सी विशेषता है इनमें से सही है। नंबर 1 है कि प्रतापगढ़ मेहदा उत्तर प्रदेश हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण मिले, तो यहाँ कुछ और स्टेट की लोकेशन डाल के यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है। दूसरा है जी आर शर्मा की जगह और नाम दे दिया जाएगा, तो जी आर शर्मा ने मेहदा के 3 क्षेत्र या 2 क्षेत्र, तो हमारा आएगा 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। ये क्षेत्र क्या था? जेल था, बुच्चड़खाना था और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा हुआ था। बुच्चड़खाना स्कूल क्षेत्र से ही हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण व आभूषण बड़े पैमाने पर ही पाए गए थे। डॉक्टर जयनारायण पांडे के द्वारा लिखित पुस्तक, इंपॉर्टेंट क्या है? डॉक्टर जयनारायण पांडे के द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मेहदा, सराय नहाराय, दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। जो मेहदा है, सराय नहाराय है, दमदमा है, इनसे हमें हड्डी के उपकरण आभूषण पाए जाने का उल्लेख मिला है। ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक में बताया गया है? यह है पुरातत्व विमर्श है। ये पुस्तक किसके है? डॉक्टर जयनारायण पांडे के द्वारा है। इसमें किन किन स्थलों का? मेहदा उत्तर प्रदेश, सराय नहाराय, दमदमा में हड्डी के उपकरण आभूषण पाए जाने का उल्लेख हमें मिला है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम व मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव संवर्धन ज्ञान प्राप्त हुए हैं। मानव संवर्धन ज्ञात है वो मिले कितने? क्वेश्चन क्या बनेगा? दमदमा में कितने कंकाल है वो मिले? 41 मानव शव है वो मिले हैं। कितने? 41। वो कहाँ मिले? दमदमा। इन संविधानों में से जो 5 संविधान है युग्म थे, क्या थे? पेयर थे। 41 में कितने पेयर मिले? 5 पेयर मिले। एक संविधान में 3 मानव कंकाल के एक साथ दफनाए, 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाने के जो हमें दमदमा से 41 संविधान मिले थे, उसमें से 5 तो पेयर में थे, 3 मानव एक साथ दफनाए गए मिले हैं। ये कहाँ? दमदमा। शेष संविधानों में से एक एक कंकाल मिले हैं। कितने? शेष में से 45, जिसमें से हमें 45 तो है युग्म मिला है, एक संविधान हमें क्या मिला है? मानव कंकाल मिला है, तो बाकी में एक एक कंकाल मिले। इस प्रकार कुल मानव कंकाल कितने मिले? 48। कुल कितने मिले? 48। सराय नहार से ऐसी समाधि मिली है, सराय नहार है से हमें कैसी समाधि मिली है? जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। 4 मानव कंकाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? 4 मानव कंकाल। क्या है? 4 मानव कंकाल। 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाने के जो हमें कहाँ मिले? सराय नहार राय से। जो कि 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए जाने के जो मिले हमें कहाँ मिले? वो मिले दमदमा से। 41 मानव संवर्धन कहाँ मिले? दमदमा से। कुल मानव कंकाल कितने मिले? 48। कहाँ से? दमदमा से। किस सभ्यता से ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जो यहाँ की जो कब्रें हैं, यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली और अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए। विंध्य क्षेत्र के लेखिया से हमें है संख्या 1 से कितने मानव कंकाल मिले? 17।
48 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे? दमदमा से। 17 मिले वो कहाँ मिले? लेखिया से। जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में, अधिकांश सख्त विकसित अवस्था में, मतलब कि जो ग्रस्त है टूट फूट में मिले हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार, अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की हड्डियां मिली है। 17 मिली है वो बताया जा रहा है किसमें? लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से। परंतु जो हमें 27 मानव कंकाल मिले हैं वो कौन बता रहे? अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट, पशुपालन है वो कहाँ शुरुआत हुई थी? मध्य पाषाण काल से हुई थी। पशुपालन के जो साक्ष्य भारत में आदमगढ़, पशुपालन के जो साक्ष्य हमें कहाँ मिले? भारत के आदमगढ़ से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान, और मध्य पाषाण के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तु को संग्रह करके पेट भरते थे। तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है? जो इस स्लाइड से जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ से सबसे पहले मध्य पाषाण काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मध्य पाषाण काल से जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे पहले मध्य पाषाण काल के बारे में जो जानकारी है वो कब प्राप्त हुई थी? सबसे पहला ही पॉइंट हमारा है वो है 1867 और 68 में। दूसरा हमारा पॉइंट मध्य पाषाण काल के बारे में कि 1867-68 ईस्वी में हमें जानकारी मिली है। ये जानकारी किसके द्वारा बताई गई है? आर्कीवोल्ड क्लाइव ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र है वो खोज निकाले थे। तो क्वेश्चन बनेगा 1868 ईस्वी में मध्य पाषाण काल के में जो शैल चित्र है किसके द्वारा खोजे गए थे? वो आर्कीवोल्ड के द्वारा। दूसरा हमारा जो औजार कैसे थे यहाँ से मध्य पाषाण काल में? सूक्ष्म औजार थे। नंबर 3 है पॉइंट हमारा कि मानव अस्थिपंजर है सबसे पहले किस काल में है वो दिखाई गए थे? मध्य पाषाण काल में। नंबर 3 पॉइंट मध्य पाषाण काल में। नंबर 4 पॉइंट है कि एक साइड हमारी इस साइड से क्या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो बनेगा जो ये साइड है लंगनाजई किस स्टेट में है? तो यह है गुजरात में। नंबर 4 गुजरात में। क्या ये मध्य पाषाण काल का यहाँ से क्या मिले है? इसमें पशुओं की हड्डियां मिली है। पशुओं की हड्डियां, औजारों के साथ साथ जहाँ से पशुओं की हड्डियां भी मिली है, कब्रिस्तान भी मिला है, कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, वो साइड है लंगनाज। ये कहाँ है? गुजरात में। नंबर 5वां जो क्वेश्चन हमारा बनेगा मध्य पाषाण काल से वो बनेगा कि यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। 14 मानव कंकाल है वो कहाँ से मिले? गुजरात से। कौन से? गुजरात से। कौन सी साइट है? गुजरात। गुजरात में कौन सी? लंगनाज साइट है जहाँ से 14 मानव कंकाल वो मिले मध्य पाषाण काल से। 17 मानव कंकाल वो कहाँ से मिले हैं? 28 मानव कंकाल भी मिले हैं, 48 मानव कंकाल भी बने हैं। ये क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो 14 जो मानव कंकाल मिले वो कहाँ मिले? लंगनाज गुजरात से मिले हैं। दूसरा मेहदिया, ये किस कालीन सभ्यता से है? ये मध्य पाषाण कालीन से है। मध्य पाषाण कालीन से मेहदिया प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, जबकि लंगनाज कहाँ है? गुजरात में। मेहदिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से क्या मिला है? हड्डी और सींग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। नंबर जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट हमारा है मेहदिया प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, हड्डी और सींग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने। नंबर 7 पॉइंट है जी.आर. शर्मा ने जो मेहदिया प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से जो हमें हड्डी और सींग के जो निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे इसके बारे में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। कितने क्षेत्र का उल्लेख किया? नंबर 7 पॉइंट मेहदिया प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जहाँ से हड्डी और सींग मिले हैं, जिसमें जी.आर. शर्मा ने इस क्षेत्र को कितने उल्लेख में किया? 3 क्षेत्र। ये क्षेत्र कौन से? जेल क्षेत्र, बुच्चड़खाना और कब्रिस्तान। नंबर 7 पॉइंट जो 14 मानव कंकाल मिले का है लंगनाज गुजरात से। बुच्चड़खाना सकल क्षेत्र से हड्डी की या सींग निर्मित उपकरण आभूषण बड़े पैमाने पर भी पाए गए थे। नंबर 8 क्या? डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा लिखित पुस्तक
डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? पुरातत्व विमर्श। नंबर 8 पॉइंट हमारा है कि जय नारायण पांडे के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? पुरातत्व विमर्श विचार है, जिसमें महादया शर्मा, महादया सराय, नाहरराय व दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख मिला है। जो महादया से भी है, सराय नहार से भी है, दमदमा से है, हड्डी के उपकरण वो मिले हैं। ये बात किसके द्वारा बताई गई है? डॉक्टर जय नारायण के द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में है। तो ये हमारे 8 पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बने थे। नंबर 9 क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है। नंबर 9 पॉइंट जो हमारा बनेगा दमदमा। कौन सा? दमदमा। एक बार लोकेशन है, महादया कहाँ है? महादया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। जबकि जो गुजरात में कौन सी साइट है हमारी? लांगनज साइट थी। यहां से कितने कंकाल मिले थे? 14 कंकाल मिले थे। नंबर है दमदमा। नंबर 9 पॉइंट है दमदमा। दमदमा ये पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर कितने कंकाल मिले? 41 मानव शवाधान है वो मिले थे। 41 मानव शवाधान, और टोटल कंकाल बात करें तो वो कितने मिले थे? 48 मिले थे। ये दमदमा है। दमदमा से दमदमा में 41 मानव शवदान मिले थे। इसमें से जो हमें युग्म शवदान मिले और पैर में मिले वो कितने मिले? 5। जबकि 3 मानव कंकाल मिले हैं वो भी 1 मिला है। एक के साथ 3 मानव कंकाल मिले हैं वो भी दमदमा में मिले, परंतु 4 जो मानव कंकाल मिले वो कहाँ मिले? ये भी क्वेश्चन है। सराय नहराय से में हमें 4 मानव कंकाल मिले हैं। नंबर 9 पॉइंट था हमारा कि दमदमा है। दमदमा में हमें 41 मानव शवदान मिले हैं, जिसमें 5 पैर में मिले हैं, 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं, जबकि बाकी है एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल कितने 48 मानव कंकाल हमें प्राप्त हुए होते हैं? वो कहाँ से? दमदमा से। 14 मिले, वो कहाँ मिले? गुजरात में एक साइट थी लांगनज, वहां से मिले थे। और सराय से हमें क्या 4 एक साथ कितने कंकाल मिले? 4 कंकाल मिले हैं। तो ये भी बन सकता है। सराय नहर से क्या है? समाधि आवास क्षेत्र के अंदर कब्रें या छिछली कैसी थी? अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया, यहां से देखो 14 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं हमें 14 मानव कंकाल मिले हैं, वो मिले थे गुजरात के लांगनज से। 48 मानव कंकाल दमदमा से, 41 शवदान दमदमा से, और जबकि 17 है वो हमें कहाँ मिले मानव कंकाल? वो लेखिया के शिलाश्रय विंध्य क्षेत्र से मिला है, जिसमें से अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन लुकास के अनुसार कुल कितने मिले थे? 27 मिले थे। जबकि शिलाश्रय है उसमें बताया जा रहा है 17 है, परंतु जो अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन लुकास के अनुसार कितने कंकाल बताए? 27 कंकाल बताए गए। ये हम मध्य पाषाण के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। जो हमारे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पशुपालन का जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? मध्य पाषाण से। शायद हम 12वें पॉइंट पे आ चुके हैं। पशुपालन के साक्ष्य हमें आदमगढ़ से मिला है, बागौर से भी मिला है, राजस्थान से। तो मध्य पाषाण काल बागौर, आदमगढ़ और होशंगाबाद मध्य प्रदेश, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर भी ये संग्रह अपना भोजन करते थे। ये हमारे क्वेश्चन थे जो बन सकते इस स्लाइड से। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है सही से, तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट जीआरएफ के लिए। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन जरूर हमारा बनता है इस टॉपिक से, पाषाण काल से, जिसमें भीमबेटका का जिक्र है। मोस्टली जितने भी अब तक पेपर हुए उसमें पूछा गया है भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका है वो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा होता है जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले? वो कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल होता है, जिसमें से भीमबेटका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भारत में सबसे अधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ से हुए हैं? जिसमें से 243 को क्रमांक है वो सीरियल
नंबर दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व की धरोहर विरासत सूची में भी शामिल किया है। तो हमें क्या नोट करना है, भीमबेटका है किस इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल या से कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कितने शिलाश्रय है, 700 है, ये देख लेना। कितना क्रमांक दिया है, 243 दिया है। कितनी चित्रकारी पाई है, 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी पाई गई है। इसको किस में सूची में शामिल किया गया, यूनेस्को ने शामिल किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन, जो खाद्यान्नों का उत्पादन है, नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। तो नवपाषाण काल के बारे में हमें नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हमने मध्य पाषाण काल के बारे में हमने अध्ययन किया था। पिछली क्लास में हमने पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी नवपाषाण काल से। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।